नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों, छात्रों, सैलानियों, तीर्थयात्रियों के लिए होम मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अब अपने अपने घर वापस जा सकेंगे, लेकिन एक बार फिर इसकी जिम्मेदारी राज्यों पर होगी। फंसे हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। इसके लिए राज्यों को आपस में ही बात करनी होगी। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए सैनिटाइज्ड बसों की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, जहां बसें नहीं जा सकती हैं, मसलन दिल्ली से बेंगलोर या चेन्नई से पटना या पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से बॉम्बे, उनके लिए एयरलाइंस की व्यवस्था है क्या एयरलाइंस भी अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है कुछ दिनों के लिए? इस पर गृह मंत्रालय एकदम खामोश है और ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जो फंसे हुए हैं। बहरहाल, वापस जा रहे लोगों के लिए राज्यों को ही मेडिकल स्क्रीनिंग और क्वारंटीन का इंतजाम भी करना होगा। राज्यों को ही नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना होगा। अपने अपने जो घर हैं वहाँ पहुँचने पर जो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, उन्हें को जांच करनी होगी और इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा जो मजदूर और तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे। अब वो क्वारंटीन घर में होगा या कहीं और होगा, ये राज्य सरकारें ही तय करेंगी। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बिना किसी प्लानिंग और तैयारी के फैसला लिया है, जिसमें एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, या पूरी सोच समझ के लिया गया है? ये फैसला अच्छा फैसला है, पहले तो हमको ये कहना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था। बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, टूरिस्ट हैं, बच्चे हैं, कोचिंग वाले, वो फंसे हुए थे। लेकिन ये फैसला आने से ठीक 2 दिन पहले हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो ऐसा नहीं चाहती है। उन्होंने कोर्ट के अंदर ये हलफनामा दिया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी हम खाने पीने की हमने इंतजाम किए कर रखे हैं देश भर में, और उनको उनके घरों पर नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने बार बार, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को उस दिन उठाया था, सोमवार को, कि सरकार इसकी कोई तैयारी करे, कोई प्लान दे। और फाइनली सरकार ने कहा था कि हम राज्य सरकारों से बात करके हम एक प्लान तैयार करते हैं। कोर्ट ने 3 तारीख तक का टाइम दिया था। अब सवाल यह है कि 48 घंटे के अंदर ये निर्देश आ भी गए, तो इसमें तैयारी कितनी हुई वो तो ऑब्वियस है, और तैयारी की शायद ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने किया क्या है कि उन्हें निर्देश दे दिया कि हम अलाउ कर रहे हैं, अब काम राज्य करेंगे। पूरी तैयारी राज्यों को करनी है, और राज्यों को कोई पैसे का कमिटमेंट नहीं दिया गया है। हम इस बात को समझें कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। देश के अंदर 2011 के सेंसस के अनुसार 5 करोड़ 60 लाख ऐसे लोग थे जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं। अभी अनुमान है कि करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं। इन 8 करोड़ में से आप आराम से ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 1 से 1.5 करोड़ कम से कम लोग अपने घर जाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या के लिए जो कोऑर्डिनेशन होना है वो केंद्र ने पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया है, कोई सपोर्ट नहीं दिया है। और दूसरी बात, हर राज्य को कितने सारे राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा? एक एक राज्य में मजदूर 4-4, 5-5 राज्य के रहने वाले हैं, और हर एक राज्य को एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है। आज कई सारे राज्यों ने शुरू भी कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, पंजाब सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स आज डिक्लेयर किए हैं, जो कि अब रजिस्टर बनाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, कौन कौन जाना चाहता है, और वो प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये फैसला का विरोध करने और ये फैसला करने के बीच में सिर्फ 48 घंटे का अंतर था, और शायद इसलिए था क्योंकि परसों हम लगातार टीवी पे ये देख रहे थे कि सूरत में प्रवासी मजदूर पत्थर फेंकने लगे हैं, कलकत्ता में वो लड़ाई करने लगे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, और ये टीवी की जो विजुअल्स हैं उससे शायद सरकार ने फटाफट ये फैसला करके राज्यों के पाले में गेंद डाल दी है। राज्यों के पाले में गेंद डाल दी गई है। एक बार फिर से निर्देश दे दिया गया है, फतवा जारी कर दिया गया है। अब राज्य पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को, उसके फैलाव को रोकने की, मरीजों तक इलाज, जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्यों पर आ गई है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर सीताराम येचुरी ने कहा है कि भूखमरी और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद मजदूरों को घर जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अब इसकी पूरी जिम्मेदारी भी राज्यों पर है। राज्य आखिर इन सबका खर्चा कैसे उठा पाएंगे? केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इन गाइडलाइंस को लागू करने में उन्हें केंद्र की मदद की जरूरत होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 6 लाख से ज्यादा राजस्थानी मजदूरों ने वापस आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। वो वापस आना चाहते हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने घरों को लौटना चाहते हैं। इन्हें वापस लाने के लिए ट्रेन्स की ज़रूरत होगी, स्पेशल ट्रेन्स की ज़रूरत होगी। बिहार के डिप्टी सीएम जो है सुशील कुमार मोदी, वो बीजेपी के हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के पास फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के लिए संसाधन नहीं है, जरिए नहीं है। वहीं नीतीश कुमार ने इस फैसले का स्वागत किया है, जो पहले विरोध कर रहे थे। कर्नाटक ने मजदूरों और छात्रों को राज्य के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उन्हें उठाना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार फंसे हुए लोगों को वापस लाने की योजना पर काम कर रही है। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है राज्यों के लिए इन फंसे हुए मजदूरों, छात्रों, सैलानियों, तीर्थयात्रियों को वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती, और जैसा आपने कहा कि एक एक राज्य को 4-4, 5-5 राज्यों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये सिर्फ सड़क के रास्ते ही क्यों? ट्रेन्स क्यों नहीं, फ्लाइट्स क्यों नहीं? सड़क के रास्ते इसलिए लाए जा रहे हैं, इसका केवल एक कारण समझ में आता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। ट्रेन और एयरलाइन वो केंद्र के नीचे आती हैं, केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, और केंद्र ने राज्य के पाले में गेंद डाल दी है। 1.5 करोड़ लोगों को अगर ट्रांसफ़र करना है और अगर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक बस में 20 से ज़्यादा लोग नहीं बिठाने हैं, तो 7.5 लाख बसें चाहिए एक एक चक्कर के लिए। कुछ रिपीट भी कर सकती हैं। दूसरी बात, ये बसें कई कई जगह 3-3, 4-4 दिन का सफ़र है। एक एक बस दिन में 3-3 बार रुकेगी, खाने के लिए ब्रेक लेगी। कितनी जगह लोग नीचे उतरेंगे? उनमें से अगर कुछ लोगों को इन्फेक्शन होगा, उसका क्या होगा? एक ट्रेन अगर चलती, एक हमारे यहाँ भारत के अंदर जो ट्रेन की कैपेसिटी है वो एक दिन में 2 करोड़ पैसेंजर की है। अगर ट्रेनें चला दी जाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेन के अंदर स्टेशन में ही ट्रेन रुकनी है, वो ढाबों पे नहीं रुकनी है, वो सड़कों पे नहीं रुकनी है। ट्रेन के अंदर सफाई का इंतज़ाम होता है हर स्टेशन के अंदर, ये बहुत आसान होता। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यों के पाले में गेंद डाली है और ट्रेनें उपलब्ध नहीं कराई हैं, अभी तक नहीं कराई हैं। हो सकता है कि जन दबाव होने पर, राज्यों का दबाव होने पर ये उपलब्ध कराएं, लेकिन बसों के थ्रू इतनी सारी जो मोबिलाइजेशन होना है वो बहुत मुश्किल काम है। उसमें संक्रमण में फैलने का भी खतरा है। बसें रास्ते में कहाँ रुकेंगी उसका भी सवाल है। लोग बस से उतरकर कहीं बीच रास्ते में भी उतर सकते हैं। हो सकता है कि बस से उतरकर वो क्वारंटाइन सेंटर में जाए ही नहीं, ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारे सवाल बसों से जुड़े हुए हैं। और फिर इतनी बड़ी संख्या में बसें अरेंज करना, बिहार में तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया इतनी बसें हैं ही नहीं हमारे पास। तो जब बसें ही नहीं हैं तो राज्य इनको वापस लाएंगे कैसे? एयरलाइंस भी केंद्र सरकार के अंडर में आती है, और इसलिए शायद अभी तक एयरलाइंस को भी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि सिर्फ प्रवासी मजदूरों का सवाल नहीं है, सवाल उन टूरिस्ट का भी है, उन धार्मिक यात्राओं पर गए लोगों का भी है, छात्रों का भी है। अभी तक ये भी साफ नहीं है कि इनमें से अगर कोई प्रभावशाली लोग होंगे तो उनको कार से आने की अनुमति होगी कि नहीं होगी। उनको आज इनकी डेथ हुई है ऋषि कपूर जी के, तो उनकी फैमिली को प्राइवेट प्लेन से जाने की अनुमति मिल गई। 4 दिन पहले एक फौजी अफसर जिनको कि मेडल मिले हुए थे, उनके परिवार को सड़क से जाने की अनुमति भी नहीं मिली थी। तो ये भी सवाल इस देश के अंदर हैं कि क्या कुछ लोगों को प्लेन से या प्राइवेट कारों से अनुमति मिलेगी, इस दिशा में कोई गाइडलाइन होगी? आज वो भी नहीं है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके रघुराम राजन ने कोरोना वायरस के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए बातचीत की। ये संवाद था। राहुल गांधी और रघुराम राजन ने कोरोना टेस्टिंग, लॉकडाउन, गरीबों, प्रवासी मजदूरों और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। लॉकडाउन के मुद्दे पर रघुराम राजन ने कहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। भारत को लॉकडाउन से निकलने के लिए एक स्ट्रैटेजी की, एक रणनीति की जरूरत होगी ही। रघुराम राजन के मुताबिक लॉकडाउन ने लाखों लोगों की रोजी रोटी को जोखिम में डाल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अब कई फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू करने पर सोचना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल हो।
चर्चा के दौरान रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। रघुराम राजन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। When you open up and you're forced to shut down again, then that is devastating for economic activity because it would completely destroy trust. You'd agree with that? I think that's right, because that would suggest, take even a second lockdown. It means that you haven't been completely successful. If you reopen again, will you go into a third lockdown? So it does diminish credibility. Dr. Rajan, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है, और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा। गुरदीप, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो ऐसे तरीके बताना कि घंटे घड़ियाल बजाइए, शंख बजाइए और दिए जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, इससे नक्षत्रों पर असर पड़ता है, कोरोना वायरस भाग जाएगा। दूसरी तरफ एक्सपर्ट से बात करना, विशेषज्ञ है उनसे बात करना। ये जो बातचीत हुई है राहुल गांधी और रघुराम राजन की, इस पर आपका क्या कहना है? विनोद जी, राहुल गांधी सोशल मीडिया के पहले बड़े शिकार रहे। सोशल मीडिया और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया का लगातार ये कोशिश रही कि उनके कहने में गलती क्या रहती है, वो कहना क्या चाहते हैं, इसको पूरी तरह मिटाने की कोशिश लगातार कई सालों से हुई है, जिसका कि एक प्रभाव देश पे रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि लगातार इस तरह के इंटरेक्शंस वो करते आए थे। अब उन्होंने इसको अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश की, और कोशिश की कि इतनी बड़ी जो महामारी हो रही है, जो 100 साल में कभी दुनिया ने नहीं देखा, वो एक संकट दुनिया के सामने है। तो ऐसे में वो लोग जो जानते हैं अपने अपने सेक्टर को और जानते हैं क्या होना चाहिए, उनसे बातचीत करके देश के सामने रखा जाए। हम लोग राहुल गांधी को हमेशा विपक्ष के एक नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये भी है कि वो एक ऐसी पार्टी के नेता भी हैं जिसकी 6 राज्य सरकारें चल रही हैं, 4 अपनी और 2 कोएलिशन गवर्नमेंट्स, और उन गवर्नमेंट्स के अंदर भी वो इस इनपुट का कैसे इस्तेमाल करेंगे। जो एक्सपर्ट से वो बात कर रहे हैं, ये जो शैडो मिनिस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट और एक्सपर्ट्स की राय को लेकर आगे बढ़ने की जो बात है, वो राहुल गांधी ने एक शोकेस करने की आज कोशिश की है, और एक जेन्युइन एक प्रयास दिख रहा है जिसमें कि जो लोग जिनके पास ज्ञान है, जिन्होंने पब्लिक में काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या नॉलेज के फील्ड के अंदर, उनसे बातचीत करने की एक कोशिश की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि आज ये पहली एक इंटरेक्शन थी, इसको वो आगे भी जारी करना चाह रहे हैं। और एक और कोशिश भी है कि जो लोग लगातार बात सुनना नहीं चाहते, उनके सामने एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश है कि ये बात आज देश में होनी चाहिए, आज इसकी ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरदीप सप्पल, अपना समय हमें देने के लिए। 1 मई को मे डे मनाया जाता है, यानी कामगारों का दिन, मजदूरों का दिन। कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी से दुनिया भर के जो कामगार हैं, मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मजदूर दिवस से ठीक पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें काम करने वाले 160 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में। कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले 40 करोड़ लोग हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के कारण इन लोगों की आमदनी में 60% की गिरावट आ सकती है, और आ भी चुकी है, उनका ये कहना है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस वक्त दुनिया में करोड़ों ऐसे मजदूर हैं, कामगार हैं, जिनके पास ना कोई आमदनी है, ना खाने पीने का जरिया है, और ना ही कोई फ्यूचर है, ना ही उनको भविष्य में कोई उम्मीद दिख रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर इन कामगारों की मदद नहीं की गई तो ये मारे जाएंगे, ये मर जाएंगे। आपको बता दें, दुनिया भर में 300 करोड़ कामगार, मजदूर, वर्कर्स ऐसे हैं, जिनमें से करीब 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत में भी इनकी तादाद बहुत बड़ी है, सबसे ज़्यादा नौकरियां भी यहीं से आई थी, और सबसे ज़्यादा कमर भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर की टूटी थी जब नोटबंदी की गई थी। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है, मुझे आपसे एक ऑडिट चाहिए।
कोरोना वायरस और आर्थिक मंदी के कारण दुनिया भर में मजदूरों, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की जो हालत है उसका मैंने जिक्र किया। भारत के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनका ऑडिट दीजिए एक प्लीज, और इनको राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है। एक तो मैं आपसे, जो आपने आईएलओ की रिपोर्ट का जिक्र किया और अनौपचारिक मजदूरों का जिक्र किया, तो भारत में करीब 45 करोड़ लोग हैं जो वर्कफोर्स का हिस्सा हैं, और इनमें से करीब करीब सिर्फ 6% ऐसे लोग हैं जो कि औपचारिक रूप से काम करते हैं। 94% ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक, इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। इस आपको ये शायद जान के ताजुब होगा, और दर्शकों को भी, कि जो संगठित क्षेत्र, जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, उसमें इस समय 2/3 ऐसे लोग काम करने वाले हैं जो असंगठित रूप से काम करते हैं, जिनके पास कोई औपचारिक रोजगार संगठित क्षेत्र में नहीं है। कुल मिला के हमारे पास अनौपचारिक क्षेत्र और इस तरह के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनौपचारिक मजदूरों को लेके पूरी संख्या करीब करीब 42 करोड़ ऐसे लोगों की है जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये सब के सब जब लॉकडाउन जिस समय घोषित किया गया, ये सब के सब घर बैठ गए, इनके पास काम बंद हो गया। तो ये इतना सीवियर, इस तरह का लॉकडाउन, अनायास लॉकडाउन, बिना किसी योजना के लॉकडाउन, और इतना गंभीर लॉकडाउन दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंडेक्स है उसमें भारत का लॉकडाउन सबसे गंभीर माना जाता है। तो एक ही बार में लॉकडाउन के चलते 42 करोड़ लोग घर बैठ गए। 15 अप्रैल को जब कृषि क्षेत्र में कुछ क्रियाशीलता लाने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, उसके बाद भी आज भी 21 करोड़ लोग से ज्यादा घर, 42% जो हमारे काम करने वाले हैं उनका 42%, 21 करोड़ 210 बिलियन लोग आज भी घर बैठे हैं, बिना रोजगार के, बिना आमदनी के। इतनी गंभीर स्थिति हमने कभी भी पहले नहीं देखी है। और सरकार ने कोई भी सुनियोजित ये आज भारत तक का ऑडिट था, घोषणा नहीं की है। जी। इससे पहले भारत में कामगारों की स्थिति पर आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में, जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा सकते हैं। इनमें से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं। भारत में 90% से ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसा प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया। रिपोर्ट कहती है कि जब मजदूरों के पास खाने कमाने का जरिया नहीं होगा तो वो गरीबी की रेखा के नीचे तो जाएंगे ही। बात अगर मनरेगा की करें तो अप्रैल में मनरेगा के तहत सिर्फ 30 लाख लोगों को काम मिला। ये सरकार का डेटा कह रहा है, ये किसी और संस्था का नहीं, सरकारी डेटा है कि सिर्फ 30 लाख लोगों को काम मिला। अप्रैल 2019 के मुकाबले अप्रैल 2020 में मनरेगा के तहत जिन्हें काम मिला उसमें 82% की गिरावट आई है। लॉकडाउन के बाद सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब तक कई राज्यों में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। लॉकडाउन के बाद हरियाणा में सिर्फ 1005, केरल में 2014 और गुजरात में महज 6376 लोगों को मनरेगा के तहत काम मिला। लॉकडाउन के कारण शहरों से पलायन कर चुके, शहरों को छोड़ चुके मजदूरों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसलिए गांव में रोजगार की ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आपने सरकार की भूमिका के बारे में बताया असंगठित क्षेत्र को लेकर, इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर। सरकार को इस वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। राज्य सरकारों के पास मनरेगा है और भी स्कीम्स होंगी। केंद्र सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज, वो केंद्र के पास है। सबसे पहला कदम तो जो सरकार को उठाना चाहिए था वो ये कि क्योंकि मजदूर लॉकडाउन की वजह से घर बैठे और उनकी आमदनी और रोजगार उन्होंने खोई, इसलिए सरकार को एक इनकम सपोर्ट की योजना, जिसके तहत जितने मजदूर हैं उनको कम से कम उनकी न्यूनतम मजदूरी के बराबर उनको एक इनकम ट्रांसफर मिलना चाहिए था। उन मजदूरों को ये जो सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लागू की, वो बहुत ही पुअरली टारगेटेड योजना थी। उसमें जो पैसा डाला गया वो बहुत कम था। कुल मिला के अगर आप देखें तो नई योजनाएं थी उनके तहत मुश्किल से जीडीपी का 0.5% से कम पैसा
उनमें उनमें डाला गया, वो भी बहुत पोरली टारगेटेड था जिस जी, तरह से डाला जी। गया। और ये जरूरी था कि इनकम ट्रांसफर के माध्यम से सरकार कम से कम न्यूनतम मजदूरी के बराबर हर मजदूर को एक कंपेंसेशन दे। जो जो खाद्यान्न की जो फूड ट्रांसफर पीडीएस की जो बात है, वो सरकार ने जरूर कहा कि हम 5 किलो अतिरिक्त अनाज देंगे, लेकिन जो पहला 5 किलो अनाज जो सामान्य रूप से मजदूरों को मिलता है, केंद्र सरकार ने उसको मुफ्त नहीं किया। तो अगर राज्य सरकारें या अपने बाप्ते जी। अगर मजदूर उसको खरीद सकते हैं, तभी उनको अगला 5 किलो मिलेगा। और अभी कहीं से भी ये अभी रिपोर्टें नहीं आई हैं कि ये सरकार का जो दूसरा कोटा था, केंद्र जी। सरकार ने जो घोषणा की है, उसके तहत ज्यादातर राज्यों में ये अनाज का वितरण अभी भी नहीं हो पाया है। तो ये दो बहुत प्रमुख बातें थी। लेकिन मनरेगा की भी बात मैं आपसे कह जी दूं सर। कि मनरेगा में पिछले साल सरकार ने 71,000 जी। करोड़ खर्च किया था। तो इसके मतलब ये कि जो पीक महीने होते हैं, जैसे कि अप्रैल मई पीक महीना है, हर महीने कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के करीब सामान्य रूप से खर्चा होता है। इस समय करीब करीब 2.5 करोड़ मजदूर गांव जी जा सर। चुके हैं जी वापस, सर। और अन्य जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सरकार ने इस समय ये घोषणा की है कि वो 33,000 करोड़ की उसने सैंक्शन किया है मनरेगा में, जिसमें से 22,000 करोड़ जी सर। पुराने एरिया को निपटाने के लिए जी, है। जी। तो किसी भी तरह से पर्याप्त धन अभी भी सरकार जी, मनरेगा मैं में आगे नहीं बढ़ता दे हूँ रही है। सर। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जी। जी सर। दुनिया भर में जो असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, ये तो हम जानते हैं। ये मजदूर अब खाने पीने, स्वास्थ्य, रहने की जगह जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक दल इन मजदूरों के अधिकारों की बात नहीं कर रहे, उल्टा काम के घंटे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। अमेरिका में कल यानी 1 मई को कई कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इनके पास अब घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गंवा रहे मजदूरों का कहना है कि जब काम ही नहीं रहेगा तो वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी कैसे चलाएंगे। लॉकडाउन के बीच भारत में भी सूरत, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसी जगहों पर मजदूरों ने प्रदर्शन भी किया है, जो आने वाले वक्त में कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बन जाए। रूस के मॉस्को में भी गैस वर्कर्स ने काम करने के बेहतर हालात की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, मेरे पास समय कम है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी की रिलायंस ने कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती की बात की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना की आड़ में अपनी अपनी कंपनियों को स्लिम एंड ट्रिम करने की एक एक्सरसाइज चल रही हो, लोगों को निकाला जाए, कुछ एक नया मॉडल सामने आए कि घर से ही लोग काम करें, कंपनियों के खर्चे कम हो, मुनाफा बढ़ता रहे, इसलिए कोरोना का सहारा लिया जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी, निश्चित रूप से कंपनियां अपने अपने खर्चे को कम करने के लिए वेतनों में कमी लाएंगी और रोजगार में कमी लाएंगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिन मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, ना उनकी मजदूरी कम होनी चाहिए और ना उनके काम के घंटे श्रम सुधार के नाम पर बढ़ने चाहिए। उनकी पूरी तरह से सुरक्षा के लिए उद्योग को और राज्य को काम करना चाहिए। कम से कम 1 मई आ रही है, इस प्रकार की घोषणा हम राज्य से एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षित है। जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, अपना समय हमेशा की तरह में देने के लिए। आप जब भी आते हैं हमारे ज्ञान में इजाफा करके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बात करूंगा राहुल गांधी और जो रघुराम राजन, इनकी बातचीत हुई, अभी जिक्र भी थोड़ा सा हुआ था, संकेत दिया था गुरदीप सफल ने, लेकिन क्या ये समय नहीं आ गया कि एक शैडो कैबिनेट बनाई जाए? शैडो कैबिनेट वेस्टर्न डेमोक्रेसीज का कॉन्सेप्ट है, इंग्लैंड से शुरू हुआ, और जिन कंपनियों में जिन मुल्कों में ऐसा हुआ है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और भी कुछ उसमें होता है। शैडो कैबिनेट में क्या होता है कि एक ऐसी कैबिनेट बनाई जाती है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ये विपक्ष करता है हमेशा, इसकी कोई मतलब बाध्यता नहीं होती, बाइंडिंग नहीं है सरकार पर, लेकिन वो जनता के सामने एक आईना रखता है कि एक विकल्प, एक ऑल्टरनेट सोच ये भी हो सकती है। इसमें होम अफेयर्स, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रेलवेज, इसके मंत्री नियुक्त किए जाते हैं शैडो कैबिनेट में। सन 2005 में एक शैडो कैबिनेट बनी थी महाराष्ट्र में, बीजेपी और शिवसेना ने बनाई थी विलासराव देशमुख की सरकार के वक्त, एक आईना बताने के लिए कि जो ये सरकार कर रही है इसके अलावा ये रास्ता भी हो सकता है। 2014 में कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में बनाई थी, और 2015 में गोवा में भी बनी थी एक शैडो कैबिनेट। क्या ये समय नहीं है कि
जो यूपीए है वो एक शैडो कैबिनेट बनाए और सरकार को आईना दिखाने के लिए, जनता को विकल्प बताने के लिए शैडो कैबिनेट के प्रपोजल्स वक्त वक्त पर जनता के सामने लाए। ये दिमाग में बात आई जब आज राहुल गांधी और रघुराम राजन की बातचीत सुनी, संवाद सुना। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।